अभी मैं मोतिहारी के जन स्वराज कार्यालय में हूं और जन स्वराज के नेता हम लोग के साथ हैं। सबसे पहला सवाल होगा डॉक्टर मंजर नसीम जी से। सर, आपको जो जिम्मेदारी जन स्वराज की तरफ से मिला है पिछले बैठक के दौरान पटना में, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, उसको कैसे आप निर्वाह करने जा रहे हैं? देखिए, जिस पार्टी की आप बात कर रहे हैं जन स्वराज, ये पार्टी विद द डिफरेंस है। इसमें ना तो पहले से पार्टी का अध्यक्ष तय है, नहीं पार्टी का नेता तय है। उसको लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुना जाएगा कार्यकर्ताओं के द्वारा, और उसी क्रम में पिछले 28 जुलाई को पटना के बापू सभागार में एक मीटिंग हुई थी, जिसमें ये घोषणा की गई कि अध्यक्ष पार्टी के जो चुने जाएंगे, उस चुनाव के लिए पूरे बिहार से 7 सदस्यीय एक कमेटी बनाई जाए। उसी कमेटी का मैं एक सदस्य हूँ। इस कमेटी का लक्ष्य है कि पूरे बिहार से कार्यकर्ताओं के द्वारा जो वोटिंग होगी और उसके माध्यम से एक कैबिनेट और उसका एक अध्यक्ष का चुनाव किया जाए, जो 1 साल के लिए होगा। और हमारा लक्ष्य है और हमारा विचार है कि हम लोग पहले जो अध्यक्ष चुने जाएंगे, उनको समाज में जो वंचित, शोषित और जो समाज हाशिए पे रह गया है, दलित समाज, उसको वरीयता के क्रम में पहली बार हम लोग अध्यक्ष बनने का अवसर देंगे। तो इसी सिलसिले में ये चीज़ प्रत्यक्षित होती है कि जन स्वराज एक पार्टी विद द डिफरेंस है। आपको सर, जन स्वराज की पिछली जो बैठक 28 जुलाई को पटना में हुआ, उसमें आपको क्या भूमिका दिया गया है? अभी मैंने कहा कि जो 7 समिति सदस्यीय एक कमेटी बनाई गई है जी, उसका काम है कि पार्टी का अध्यक्ष, पार्टी का मुखिया और उसके एक 25 सदस्यीय मंत्रिमंडल, उसका एक रहेगा संगठन, उस सदस्य उनके साथ वो अध्यक्ष काम करेंगे। तो उसका चुनाव कराना इस कमेटी का उद्देश्य है। पहली बार दलित समाज से कोई व्यक्ति प्रदेश अध्यक्ष बनेगा। जन स्वराज की पार्टी जब बनने के बाद प्रदेश अध्यक्ष जो बनेगा वो दलित समाज का होगा। सर्वसम्मति से उस बैठक में भाग लिया गया, निर्णय लिया गया। मैं भी उस बैठक में मौजूद था। कितना मुश्किल होने जा रहा है। सिर्फ दलित समाज या दलित समाज में जो योग्य व्यक्ति होंगे और बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, उनमें से किसको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए, कितना चैलेंजिंग होने जा रहा है। जो 7 सदस्यीय टीम है, आप प्रशांत ने जो काम बेड़ा लिया है, जो काम करने का अज़्म लिया है, इरादा किया है, ये खुद में बहुत चैलेंजिंग है। आप जानते हैं कि बिहार की क्या परिस्थिति है, क्या दुर्दशा है। यहाँ प्रति व्यक्ति आय प्रतिदिन 100 रुपया है, साल का 35,000 रुपया प्रति व्यक्ति आय जिस प्रदेश का होगा, जबकि पिछले 19 साल से एक ही व्यक्ति मुख्यमंत्री के पद पर बैठा हुआ है। उसके सारे कार्यकुशलता के बावजूद आज के डेट में बिहार के अंदर प्रति व्यक्ति आय 35,000 सालाना या प्रतिदिन 100 रुपया। ये कितने दुर्भाग्य की बात है, अफसोस की बात है कि वर्षों से 35 सालों से लालू प्रसाद, नीतीश कुमार एंड बीजेपी वाले लोगों ने शासन किया है, और इनके सारे प्रयासों के बाद आज हर पैमाने पे बिहार एक पिछड़ा हुआ राज्य है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही चैलेंजिंग काम है। बिहार पिछड़ा हुआ है राज्य है, किसको जिम्मेदार मानते हैं? हमारे नेताओं को, या उनकी पॉलिसी वो लोग नहीं बना पाते हैं? किसको जिम्मेदार मानते हैं? वजह क्या है जो बिहार पिछड़ा रह गया? स्वाभाविक रूप से उन लोगों को ही जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए जो पिछले दशकों से सत्ता में बने हुए हैं। जब हम आज़ाद हुए थे 1947 में, उस वक्त बिहार देश के बाकी राज्यों के बराबर इसका
ह्यूमन क्वालिटी लाइफ इंडेक्स था। आप समझ रहे हैं कि जो जीवन का स्तर का सारे पैमाने हैं, उस स्तर पे बिहार और बाकी के सारे प्रदेश बराबर में थे। समय अंतराल में, कालांतर में इसमें पहले कांग्रेस ने, फिर आरजेडी ने, फिर बीजेपी एंड जनता दल यूनाइटेड ने, इन लोगों ने शासन किया है। इनके शासनकाल में ही बिहार पिछड़ता चला गया और इन्होंने समुचित उसके लिए प्रयास नहीं किया, उस पर रिसर्च और उसके लिए उस तरह के योजनाएं नहीं बनाई, उन पर इन्होंने बाहर से या जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं उनसे राय नहीं ली, उनसे मदद नहीं ली, उनका सहयोग नहीं लिया। ये सोचते रहे कि हम लोग खुद ही बहुत काबिल हैं, योग्य हैं, हमें दूसरों की राय की क्या ज़रूरत है। तो इसके वजह से, इनके अहंकार से, इनकी कार्यशैली में जो कमियां हैं, इनकी योजनाएं धरातल पर उतरी नहीं, उसमें करप्शन इस कदर से है कि 7 निश्चय नीतीश कुमार का जो प्रोग्राम था, एक योजनाएं थी, उसमें से 5 तो चालू ही नहीं हुई और जो 2 योजनाएं चालू हुई हैं उसमें 85% निष्क्रिय रह गए सारे प्रोजेक्ट्स। तो आप कैसे कह सकते हैं कि इसके लिए दूसरे लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाए? निश्चित तौर पर जो लोग सत्ता में बैठे हैं वही इसके लिए दोषी कहे जाएंगे। मेरा अंतिम सवाल है आपसे, कोई भी संगठन या कोई भी पार्टी चलाने के लिए डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है, अनुशासन बहुत जरूरी है। जन स्वराज में काफी लोग जुड़ते जा रहे हैं, सबकी एक ख्वाहिश है, एक अरमान है, सबको टिकट चाहिए, सबको नेता बनना है, विधायक बनना है। कितना मुश्किल होने जा रहा है जन स्वराज में डिसिप्लिन, अनुशासन को बनाए रखना। जब मैंने कहा आपसे कि ये पार्टी विद द डिफरेंस है, तो अभी आप यहाँ से पहले स्वागत समारोह में आपने सुना होगा, मैंने कहा कि यहाँ पे हम लोग प्रशांत की बातों को ही तवज्जो देते हैं, उनके न सिर्फ बातों को बल्कि उनके जो कार्यशैली है, उनका जो सोच है या जो उनके अंदर प्रत्यक्षित होता है, वो स्वयं पार्टी के अध्यक्ष नहीं बनेंगे, ये घोषणा कर दिया। मुख्यमंत्री भी नहीं बनेंगे, उन्होंने घोषणा कर दिया। पार्टी के, जब पार्टी जीत के आएगी तो वो पार्टी का नेता भी नहीं बनेंगे, वो मुख्यमंत्री का सपना नहीं संजोए हैं। उसी तरह से इस पार्टी का हर सिपाही, हर कार्यकर्ता वही उद्देश्य और वही समर्पण का भाव अपने अंदर रखता है। हमें किसी तरह का कोई एम्बिशन और किसी तरह का उस तरह का लोभ या लालच हमारे कार्यकर्ताओं में नहीं है, और आप देखेंगे कि वो मारामारी और भगदड़ और उस तरह की अनुशासनहीनता हमारे पार्टी में आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ वो टिकट की खरीद बिक्री नहीं होगी, हमारे यहाँ मंत्रालयों की खरीद फरोख्त नहीं होगी। आप सबसे भली भांति अवगत है क्या हो रहा है आजकल पार्टियों में, दूसरी पार्टियों में। तो स्वाभाविक है यहाँ पे चुनाव लड़ने के लिए जिनको चुना जाएगा वो उस इलाके के, उस विधानसभा क्षेत्र के लोगों के राय से, वहाँ के कार्यकर्ताओं के, उनके द्वारा जिसको अनुमोदित किया जाएगा वही नाम तय किया जाएगा। इसलिए यहाँ किसी तरह का कोई भी इस तरह का अनुशासनहीनता आपको देखने को नहीं मिलेगी, मैं ये आश्वासन देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।